नमस्कार, मैं हैना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हैना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के इस नए प्रोग्राम में आइए जानते हैं आज नया क्या है। तो जैसा आप देख रहे हैं मेरे साथ पुनः ज्योति जी हाजिर हैं और ज्योति जी के लिए बहुत सारे क्वेश्चंस आए हमारे, जो हमने पिछली दो वीडियोस की रेमेडीज पे, वो बहुत ही दर्शकों को पसंद आई, जिसके लिए मैं और ज्योति जी तहे दिल से आप सबों को धन्यवाद देते हैं। और रेमेडीज के बारे में कुछ चर्चा, कुछ बातचीत रह गई थी जो हमने सोचा कि हमें ज़रूर पूरी करनी चाहिए। तो आज के वीडियो में हम जो ऐसी बातें जो जाननी ही चाहिए, रेमेडीज अगर हम सीख रहे हैं, कर रहे हैं, तो इसी कुछ बहुत महत्वपूर्ण सूत्र देने वाली हैं ज्योति जी आज फिर से। इस वीडियो को आप अंत तक ज़रूर देखें, स्किप करके आप मत देखिए। और आपसे अनुरोध है कि आप चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए और वीडियोस को पसंद आने पर लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर कीजिए। बहुत स्वागत है ज्योति जी आपका पुनः। थैंक यू हिना जी, थैंक यू फॉर कॉलिंग मी अगेन। थैंक यू, माय प्लेजर। और आज आप क्या बताने वाली हैं? हमने प्लैनेट्स पे बात की थी जी लास्ट टाइम जी। और हमने हाउसेस पर बात की थी। तो मुझे सबसे ज्यादा फैसिनेट करती हैं राशियां। राशियां, हाँ, तो राशियां हमने नहीं डिस्कस किया जी। तो राशि एक्चुअली रेमेडीज को कंप्लीट करेंगी आज। हम उसके बारे में बात करेंगे। बहुत अच्छी बात है। पर ज्योति जी, एक जो सवाल आता है कि हम एस्ट्रोलॉजर से जब कोई पूछने आता है कि आप रेमेडीज बताते हैं, तो आप कहीं ना कहीं अपने क्लाइंट्स के, अपने जो आपसे मशवरा कंसल्टेशन के लिए आए हैं, उनके आप कर्मा में आप घुस रहे हैं या शेयर कर रहे हैं। क्योंकि प्रारब्ध अगर जैसे एक पहिया है, इसकी बहुत तुलना, जैसे मैं पढ़ती थी जब भारतीय विद्या भवन में, तो इसकी तुलना की जाती थी, एक पहिया बिना गाड़ी के ऐसे अगर सड़क पे डुगरा जा रहा है, तो एस्ट्रोलॉजर्स उसको शेप देते हैं कि कहाँ पे वो जाए, कहाँ पे वो पहुंचे, उसको डेस्टिनेशन तक पहुंचाने में मदद करते हैं। तो जो हम रेमेडीज बताते हैं, तो क्या ये हमारे अपने कर्मों पर भी परिलक्षित होगा? देखिए, इसको दो तरीके हैं देखने के जी। इसका मतलब ये हुआ, जितने भी लोग हैं वो जो ऐसे कामों से जुड़े हैं, जिनके पास लोग आते हैं जो सफर करते हैं जी। जैसे एक डॉक्टर है, लॉयर है, जो साइकोलॉजी के डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं, जो किसी की पीड़ा को दूर करते हैं, एनजीओ से जुड़े हुए हैं, मतलब कि जो अष्टम के लोग हैं, जितने भी लोग हैं, इवन एस्ट्रोलॉजर्स, ऑकल्ट से जुड़े हुए, तो वो अगर वो इस काम में आते हैं, ऑब्वियसली मनी एक रीजन बन गया है आजकल। मनी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन बन गया है, क्योंकि उनको अपना घर चलाना है। पर दूसरी बात ये होती है कि आप किसी से एम्पैथी रखते हैं जी। बहुत सारे लोग अगर फ्री में करते हैं या बहुत कम कॉस्ट लेके करते हैं, जिनको जरूरत नहीं है पैसे की, या मनी उनका प्राइम मोटिव नहीं है, तो किसी से एम्पैथी रखना, उसके दुख में उसका दुख दूर करने की कोशिश करना, थ्रू गाइडिंग देम, थ्रू स्टैंडिंग विद देम इन द टफ टाइम्स, तो क्या ये गलत बात होगी? मुझे तो ये गलत बात नहीं लगती जी। मुझे पर्सनली नहीं लगती है कि आप कुछ भी नेगेटिव करना। बिल्कुल सही बात है। और जब हम पूरी सृष्टि एक दूसरे से, हम सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जैसे एक ही शरीर के विभिन्न सेल्स होते हैं, हाँ। हर ऑर्गन के सेल्स एक, वो अपना एक ऑर्गन तो चला ही रहे हैं, पर वो बॉडी से भी वैसे ही जुड़े हुए हैं जैसे। तो ये बात तो है कि अगर हम एक दूसरे के बारे में ध्यान नहीं रखें, हमारे पास जो भी है, मैं हेल्प करना, अगर मैं हेल्प करने की क्षमता है तो जरूर करनी चाहिए। पर इसमें एनर्जी का एक्सचेंज अगर कहते हैं कि वो हो, तो हम उसके कर्मा को शेयर नहीं करते हैं। आप बिल्कुल न्यूट्रल भाव से, तटस्थ भाव से आप सजेस्ट कीजिए, तो आप बिल्कुल कर्मा में नहीं घुसते हैं। और इसके लिए एनर्जी का, जो लोग कंसल्टेशन के लिए आते हैं, जो अपने प्रॉब्लम के समाधान में उनकी जो भी क्षमता है, उस हिसाब से उनको जरूर कुछ एनर्जी का आदान प्रदान करना चाहिए। आप कुछ और प्रकाश डालिए जी। मैं आपको ये बोलने वाली थी, पहली बात कि एस्ट्रोलॉजर की इंटेंशन हेल्पिंग की होनी चाहिए, मोर देन मनी मेकिंग, दैट इज अ सेकेंडरी थिंग। बिल्कुल। फिर जो क्लाइंट या नेटिव एस्ट्रोलॉजर के पास आता है, अगर वो एनर्जी एक्सचेंज नहीं कर रहे हैं, तो उनको भी वो रेमेडीज इतना इफेक्ट नहीं करेंगी जितना वो चाहते हैं कि हमें फ्री में एडवाइस मिल जाए, या ये क्या फर्क पड़ता है अगर मैंने कुछ एडवाइस ली दिया, जस्ट एडवाइजिंग मी, इनका क्या जा रहा है। ऐसा नहीं करना चाहिए। योर जॉब टू गाइडिंग अदर पर्सन थ्रू योर नॉलेज, और आप उसके कर्मा में इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। वो बहुत छोटी सी अमाउंट भी हो सकती है, मे बी $1000,
जी, ये जरूर मैं बताऊंगी। जैसे बहुत लोग एस्ट्रोलॉजर्स को ऐसे लेते हैं, जैसे चलो मेरी फ्लाइट डिलेड हो गई 2 घंटे, तो एयरपोर्ट के रास्ते में एक वो मेरी रिलेशन में एक है एस्ट्रोलॉजर, उनके पास चलते हैं, टाइम पास हो जाएगा, कुछ पूछ लेंगे। तो ये चीज अगर आप किसी एस्ट्रोलॉजर के पेशेंस को टेस्ट करते हैं, या आप एस्ट्रोलॉजी को टेस्ट करते हैं कि चलो पूछती हूँ वो बता पाता है या नहीं, या बता पाती है या नहीं, तो ऐसा ना करें। जी, मैं टैरो भी प्रैक्टिस करती हूँ। जी, आपके टैरो के तो बहुत सारे वीडियोस हैं अवेलेबल यूट्यूब पे। जी, और प्रश्ना में भी ये बात बोलते हैं कि अगर आपके पास कोई आ रहा है और वो आपको टेस्ट करने आ रहा है या सिर्फ टाइम पास करने आ रहा है, या उसको लग रहा है कि मुझे ये एस्ट्रोलॉजर मिल गया है इजीली, या हम बैठे हैं बातों में बात निकली कुछ करने को नहीं है, नथिंग टू डू, नोवेयर टू गो, ट्रस्ट मी आंसर बहुत गलत आएगा जी, बहुत ज्यादा, क्योंकि आपको डिजायर नहीं है। हाँ। जब तक आपकी अंदर से इच्छा नहीं है टू आस्क यूनिवर्स, आपको राइट आंसर कैसे मिलेगा? बिल्कुल, यूनिवर्स तो हम सबों का हाँ। तो वो एक सीड है जो आप यूनिवर्स में डालते हैं विद योर प्योर डिजायर एंड इंटेंशन टू नो समथिंग। तो ज्योति जी, जैसे हमारे कर्म होते हैं, हम अपने पूरे जीवन बहुत सारे कर्मों को प्रतिपादित करते हैं, तो क्या आपको क्या लगता है ये जो उपाय हैं, ज्योतिषीय उपाय हैं, जो एस्ट्रोलॉजिकल रेमेडीज हैं, हमारे सभी तरह के पाप कर्मों को या बुरे कर्मों को काटने में सक्षम है? आपने कर्मा की बात की, तो मैं आपको एस्ट्रोलॉजिकली बताती हूँ कि कौन से प्लैनेट्स और कौन से हाउसेस कर्मा को डिनोट करते हैं जी, और कौन से कर्मों को काटना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। जी प्लीज बताइए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है जानना। जी, मरकरी और सैटर्न दोनों कर्म के सिग्निफिकेटर्स हैं, 10th हाउस के सिग्निफिकेटर्स जी। इन्हीं की राशियां और इन्हीं के भाव हमारे कर्मा दिखाते हैं। ठीक है, जैसे मरकरी की पहली राशि जो है जेमिनी, सेल्फ इनिशिएटिव की जी, वो हमारे संचित कर्मा दिखाते हैं। हमारे जितने भी कर्मास हैं अभी जी, ऐसा माना जाता है कि जो जेमिनी में एक नक्षत्र पड़ता है आर्द्रा जी, और मूल, और धनु में एक नक्षत्र पड़ता है मूल इन दोनों को ब्लैक होल माना जाता है कि यहाँ से इनिशिएशन हुआ है, यहाँ से सृष्टि का निर्माण हुआ। अच्छा। आर्द्रा और मूल से इन्हें शिव और शक्ति की तरह भी लिया जाता है। तो इसलिए जेमिनी को स्टार्टिंग बिगनिंग राशि मानते हैं कई लोग, और इसको संचित कर्मा से भी जोड़ के लिया जाता है। ओके, ठीक है, तो टोटल कर्मा इन ऑल, इसी जन्म की नहीं, सभी कर्मा, सभी हमारे ऑल बर्थ्स पुट टुगेदर जी, जितने भी हैं हमारे ऑल प्रीवियस बर्थ्स, फिर उसमें से कुछ कर्मा निकाल के हम जन्म लेते हैं। ठीक है, जो हमारे प्रारब्ध कर्मा होते हैं, जो हम इस शरीर के साथ भोगने आए होते हैं, ठीक है, वो वर्गों में आते हैं, छठे भाव में आते हैं। ठीक है, जब मैंने बोला प्रारब्ध, हाँ, मतलब कि अब इसको टालना मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, किसी भी भाव के साथ छठा जुड़ा है, छठा का स्वामी जुड़ा है, कोई प्लैनेट छठे में जाके बैठ गया है जी, उसकी रेक्टिफिकेशन करना मुश्किल हो जाता है। ओके, फिर जो हमारे बेनिफिक प्लैनेट्स हैं जैसे कि जुपिटर और वीनस, अगर ये किसी भाव, भावेश और कारक जी, ज्यादातर 3 में से 2 फैक्टर्स में से 6 या 8 बैठ जाते हैं, तो मतलब कि उस भाव की रेमेडी करना भी अब मुश्किल हो जाएगा। जुपिटर अगर किसी भाव से त्रिकोण में बैठते हैं, जुपिटर अगर किसी भाव को देखते हैं, वो कारक है या कारक, उस भाव की रेमेडी करना थोड़ा इजी होता है। ओके, उनको आप एक सपोर्ट, नेचुरल सपोर्ट मिल रहा है जुपिटर से जी। ये तो हमने मरकरी की बात की। ठीक है, अब हम शनि की तरफ चलते हैं जी। शनि 10th भाव में उनकी राशि पड़ती है मकर, और वो हमारा कर्म का भाव भी है। बिल्कुल, तो जो 10th राशि है ना, वो हमारे कर्मा को दिखाती है, जो हम इस जन्म में कर्म करके अपने कर्मा बनाते हैं। ओके, प्रेजेंट का दिखाते हैं, मतलब कि वो हमारे क्रियामान कर्मा हो गए जी। ठीक है, शनि की दूसरी राशि इक्वेरियस, जो डिजायर्स को दिखाती है, वो कामा त्रिकोण की आखिरी राशि है, तो हमारे वो कंप्लीट डिजायर्स को भी दिखाती है। ठीक है, वहां पर हमारे जो कर्मा आते हैं वो डिजायर प्रोवोक्ड कर्मा आते हैं। ओके, मतलब कि ये आप एग्जाम्पल से मेरे दर्शकों को समझा दीजिए कि डिजायर प्रोवोक्ड कर्मा, इसका क्या हम मतलब समझें? इसको आगामी कर्मा भी बोलते हैं जी जी। जैसे कि अगर मैं अपनी क्लास में फर्स्ट आना चाहती हूँ, सो आई एम वर्किंग वेरी हार्ड फॉर जी, या
मैं कुछ नेगेटिव कर रही हूँ जस्ट बिकॉज आई वांट टू पुट दैट पर्सन डाउन। दैट डिजायर पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, बट बिकॉज ऑफ दैट डिजायर मैं कुछ अच्छा या बुरा कर रही हूँ, वासनाओं के वशीभूत होकर जो आप काम करें। जी, जो कर्म है वो हमारे नॉर्मल कर्म है कि मुझे बच्चे को स्कूल भेजना है, मुझे टिफिन बनाना है, हाउसवाइफ के लिए हस्बैंड को काम पे जाना है, ये हमारे वो कर्म को करते हुए हम कुछ अच्छा या बुरा करते हैं, नॉर्मल जो। और फिर हमारे कर्म में ऐड ऑन होती है हमारी डिजायर्स, वो 11th हाउस। ठीक है, ठीक है। तो ऐसे हम अपने कर्मास को डिवाइड करते हैं, और कहाँ मुश्किल आती है मैंने आपको बताई जी। और जब हम रेमेडीज की बात करते हैं, कर्मास के साथ साथ रेमेडीज के साथ साथ आपको ये जानना है कि रेमेडीज कई तरह की होती है, खाली ये दान कर लो, ये पहन लो, ऐसा नहीं होता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। सबसे पहली जो रेमेडी ये आप बताइए, बहुत इम्पोर्टेंट बात बताने जा रही हैं ज्योति जी। ये हम जो पैसे खर्च करके हमने कुछ खरीद लिया, किसी को दान कर लिया, कोई अंगूठी पहन लिया, उसके बारे में नहीं बता रही हैं ज्योति जी। अभी बहुत ध्यान से सुनिएगा, बहुत महत्वपूर्ण जानकारी देने वाली है जी। जब हम चार्ट देखते हैं हमें कुछ प्रोमिसेस नजर आते हैं कि इंसान की ऐसी नेचर होगी, इसके लाइफ पार्टनर ऐसा होगा, इस टाइम पे इसकी लाइफ में ऐसा कुछ चल रहा होगा जी। तो वो होते हैं साइकोलॉजिकल बिहेवियर चेंजेस। ठीक है। मतलब कि अगर मेरे सप्तम भाव में सूर्य बैठे हैं, मुझे लग रहा है कि मेरे लाइफ पार्टनर की नेचर सूर्य जैसी होगी, तो हम क्लाइंट को बोलेंगे कि आप थोड़ा शनि जैसा बन जाइए। अगर आप भी सूर्य जैसे बिहेवियर रखेंगे तो अपने पार्टनर के साथ जेल करना आपको मुश्किल हो जाएगा। हाँ, साइकोलॉजिकली हम उनको इम्पैक्ट करते हैं। फिर हम उनको ये बोलते हैं कि अगर ये मुश्किल समय है या शादी नहीं हो रही है तो वो आपकी डिले मैरिज ही है। आप 28-30 तक मत सोचिए कि आपकी शादी जल्दी होगी। उनको प्रिपेयर करना और ये बोलना कि अभी आप डाइवर्ट हो जाइए, मे बी करियर में ज्यादा ध्यान दीजिए, पढ़ाई में ध्यान दीजिए, कुछ क्रिएटिविटी, अपने हॉबीज को परस्यू कीजिए। तो उनको एक टाइम सेट कर देना जिससे वो प्रिपेयर हो जाते हैं कि ठीक है, मुझे इस एरिया के बारे में कम सोचना है या नहीं सोचना। रीओरिएंट आप कर रहे हैं। जी। उसके बाद आती है लाइफस्टाइल चेंजेस कि मुझे आने वाले टाइम में लग रहा है कि आपके हेल्थ पे इशू हो सकता है, आपके इस बॉडी पार्ट इफेक्ट हो सकता है या एक्सीडेंट होने की प्रोबेबिलिटी है। तो आप इनसे मैं नहीं कहती अगर एक्सीडेंट लिखा है तो लिखा है, बट टू मेकिंग देम अवेयर दैट दिस इज द थिंग, दिस इज द एरिया ऑफ योर लाइफ वेयर यू कैन सफर। सो अपना लाइफस्टाइल ऐसे कीजिए, आप जिम जाइए, आप योगा में जाइए, आपको ब्रीदिंग इश्यूज आ सकते हैं, आपको जुपिटर रिफ्लेक्टेड है, तो वो एक रेमेडी होती है और मैं इन सब में ज्यादा मानती हूँ। पहले मैं इस पे काम करती हूँ, पर कई क्लाइंट्स होते हैं उनको यही रेमेडीज चाहिए होती है कि हम स्टोन कौन सा पहने, हम पेड़ कौन सा लगाएं। वो इन सब में नहीं मानते हैं, वो नहीं सुनना चाहते। उनको क्विक फिक्स रेमेडीज चाहिए कि बस आप डेली का कुछ मत बोलो, वन टाइम भले आप मेरे से लाखों खर्चे करवा लो पर वो एक बार का हो जाए और मेरी लाइफ जो है वो सॉर्टेड। और अगर आप ऐसी रेमेडीज देते भी हैं जिसमें आप साइकोलॉजिकल या लाइफस्टाइल चेंज करने को बोलते हैं तो वो आपको कई बार कम आंकते हैं, आपको समझते हैं कि इनको नॉलेज नहीं है ये इसलिए इस तरह से बड़ा खर्चा नहीं करवाया। एकदम सही बात है। तो मैं आपको कभी कभी बताऊं कि ऐसे क्लाइंट्स ही एस्ट्रोलॉजर्स को स्पॉइल करते हैं, जिनको लोगों को ज्यादा खर्चा करवाने वाले या ज्यादा फीस लेने वाले विश्वास आते हैं। वो उनको एक कॉन्सेप्ट होता है आर्टिकल ऑफ डिस्टिंक्शन, मतलब कि जितना महंगा उतना बढ़िया। अगर आपको सस्ते में कुछ मिल रहा है तो वो अच्छा नहीं है। अरे मैं एक अलग से वीडियो बनाऊंगी ज्योति जी के साथ कि कैसे ब्रांडेड सैंडल्स और शूज के साथ मेरी क्या एक्सपीरियंस रही, उसके बारे में मैं आगे कभी चर्चा करूंगी। बिल्कुल सही बात है जी। और फिर हम आते हैं अपनी एक्चुअल रेमेडीज के ऊपर, जिसमें मैंने आपको बताया था कि हम प्लैनेट से रेमेडी कैसे डिराइव करते हैं, हाउसेस से कैसे डिराइव करते हैं। अब मैं आपको राशियों के बारे में बताती हूँ। तो राशियां जो होती हैं उसको हम कैटेगराइज करते हैं डिफरेंट तरह से। जैसे मुझे सबसे इम्पोर्टेंट लगती है धातु, मूला, जीवा। ठीक है। जितने भी हमारे मूवेबल साइंस है 1, 4, 7, 10 ये हमारी धातु राशियां हैं, केंद्र वाली राशियां। ठीक है। धातु का मैंने पहले भी आपको बताया था कि वो एलिमेंट से रिलेटेड क्रिस्टल, यंत्रा, जेमस्टोन्स और ये सब इसमें धातु में आता है जी। तो अब अगर मुझे धातु में ये मिल रहा है जिसमें मैं बोल रही हूँ 1, 4, 7, 10, तो मुझे 2, 6, 10 में भी पृथ्वी मिल रही थी जी। तो मुझे पता है कि अगर मकर में कोई अफ्लिक्शन हो रही है तो वो मुझे दोनों बार धातु का दिखा रही है।
अर्थ से रिलेटेड दिखा रही है, जिसमें एलिमेंट क्या आ रहा है, अर्थ के नीचे छुपे हुए एलिमेंट, नीचे छुपे हुए जो खजाने हैं। ठीक है, तो मुझे उसकी रेमेडी करनी है। मैं हमेशा बोलती हूँ कि व्हाट एम आई गेटिंग इन रेपिटेशन टू मेक श्योर दैट व्हाट आई नीड टू डू। बिल्कुल बिल्कुल, ये आपका बहुत ही क्लियर फंडा है। हाँ जी। फिर हमारी होती है मूल राशियां, जैसे मूल प्लैनेट्स की हमने बात की थी। मूल राशियां होती हैं हमारी सभी फिक्स साइंस, 2, 5, 8, 11। तो मूल मतलब कि पेड़ पौधे, सब्जियां, फ्रूट्स, पेड़ों की जड़ें हो गई हैं। तो इन सब से जो मैं रेमेडी करूंगी, पेड़ को उगाना, पेड़ की देखभाल करना, डोनेट करना, पेड़ के जड़ों को यूज करना, उसको धारण करना, या उसको हवन कुंड में देना, उसकी भस्म को यूज करना। तो ये जैसे पेड़ है, फ्रूट्स हैं, वेजिटेबल्स हैं, पेड़ों की रूट्स हैं। तो इसमें अब जब मैं बोलती हूँ पेड़ की जड़ों के जो फ्रूट्स हैं और जो पेड़ों के ऊपर वेजिटेबल्स हैं और जो पेड़ों पर लगने वाली वेजिटेबल्स हैं या फ्रूट्स हैं, वो कैसे डिफरेंट हो जाएंगे जी। अगर मुझे पृथ्वी राशि मिल रही है और मुझे मूल मिल रही है, तो मुझे पता है कि अब मुझे जमीन के अंदर वाली लेनी है। बिल्कुल। वो मुझे कौन मिला, पृथ्वी मिली मुझे टॉरस, और मुझे मूल भी मिला टॉरस जी। तो अब मुझे कंप्लीटली पृथ्वी वाली फीलिंग आ रही है। अब अगर मुझे वायु मिलती है और मूल मिलती है, जैसे कि एक्वेरियस है, और उसमें भी मूल मुझे मिला, मुझे मूल मिला है, मुझे वायु मिला है। तो अब जो वेजिटेबल्स जो ऊपर थोड़ी उगती हैं, अच्छा, पेड़ पे लगी हुई है, फ्रूट्स लगे हुए हैं, उसकी रेमेडीज मुझे करनी है। या जो ऐसे जैसे धान के खेत हवा में लहलहाते हैं, वैसे बिल्कुल क्रॉप्स है, जी जी जी, बहुत ही अच्छी, वो सब यूज करना है मुझे। फिर आता है जीव राशियां। यहाँ पे एक छोटा सा प्रश्न उठता है, जैसे धरती के नीचे आपके जेम्स भी हो गए और धरती के नीचे ही ये प्लांट्स और ट्रीज के जड़ भी हो गए, तो दोनों को फिर हम एक कैटेगरी में क्यों नहीं रखते? नहीं, पर वो धातु है, ये मूल है, आप धातु को खा नहीं सकते हो। अच्छा, इनका आप इनटेक कर सकते हो। ओके ओके। वो उनका एलिमेंट ही कंप्लीटली डिफरेंट जी जी जी। फिर आती हैं जीव राशियां, जैसे कि 3, 6, 9, 12 बुध की और बृहस्पति, और ये दोनों हमें ये भी पता है कि ये जीव प्लैनेट्स भी हैं केतु के साथ साथ। ठीक है। तो जीव मतलब कि लिविंग बींग्स, जैसे वो एनिमल्स हैं, बर्ड्स हैं, ह्यूमन बींग्स हैं। उसमें भी हमने डिफरेंशिएट किया था कि जो जुपिटर है, जो जुपिटर और मरकरी हैं, वो जीव प्लैनेट्स हैं, लिविंग बींग्स को दिखाते हैं, और केतु भी साथ में। राशियों में 3, 6, 9, 12 जुपिटर और मरकरी की साइंस ही जीव राशियां हैं। तो इसमें अगर कुछ अफ्लिक्शन हो रही है, इसकी प्रॉब्लम है, आपको जीव को या डोनेट करना है। जैसे मैं आपको बताती हूँ कि अब मुझे वायु राशि मिली है, जेमिनी, और मुझे वहां पे जीव भी मिला है, तो मैं बर्ड से कनेक्ट कर लूंगी। ओके, ठीक है, तो पक्षियों को दाना चुगाना। जी। और मुझे पता है कि जो जुपिटर है वो ह्यूमन बींग्स को दिखाते हैं, 2 पैर वालों को दिखा रहे हैं, और जो मरकरी है वो 4 पैर वालों को दिखा रहे हैं। तो मरकरी की राशि में अब ज्यादा मैं एनिमल्स की तरफ ध्यान दूंगी, जो स्पेशली वर्गो में। ओके, तो ठीक है, वो आप ऐसे डिफरेंशिएट करेंगे। और तो जैसे हम लोग स्ट्रे डॉग्स को फीड करते हैं, तो वैसे 4 पैर वाले पशुओं को हमें खाना खिलाना है या उनकी सेवा करनी है, गाय को चारा खिलाना। हमें पता है कि धनु जीव राशि है, धनु के स्वामी भी जीव है, फिर वो गुरु को दिखाते हैं। तो इस केस में गुरु को दान देना, पंडित जी को दान देना, वो ज्यादा इफेक्टिव होगा। वो नेचुरली 9th हाउस में पड़ती है। जो मंत्र स्पाइसेस है उसमें वाटर एलिमेंट आता है और उसमें जीव आता है जी। तो अब मछलियों अभी जो सी एनिमल्स हैं, वाटर एनिमल्स हैं, उनको कुछ खिलाना बहुत इफेक्टिव। मछलियों को दाना डालना। ये राहु की भी शांति का मैंने सुना है कि आप मछलियों को आटे की गोली खिलाएं तो राहु से, अगर राहु जनित पीड़ा है आपकी, तो वो बहुत शांत होती है। यहाँ पे एक और प्रश्न उठता है ज्योति जी, कि ये गाय के हम्प को, जो गाय का हम्प, वो मैं हिंदी का शब्द भूल रही हूँ, जो उनके पीठ पे जो उभरा हुआ भाग है, उनको सहलाना, कहते हैं कि 9 ग्रह शांति होती है जी। काउ के रिलेटेड तो मैंने स्पेशली वीनस अफ्लिक्शन के बारे में तो बहुत सुना हुआ है जी जी। तो वो भी एक बहुत ही कारगर रेमेडी होती है। आप गौ माता को भोजन अपने हाथ से दें,
रोटी या गुड़ का टुकड़ा चने का और हम्प पे उनके हाथ सहलाएं तो 9 ग्रह की शांति हो। क्योंकि ये गाय के हम्प को सहलाना, गाय को हाथों से खाना खिलाना, ये मैंने देखा है, मैं करती हूँ, इसलिए इसके बारे में मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि बहुत ही एक इफेक्टिव रेमेडी आपके सुख और शांति के लिए होती है। आई एम श्योर हिना जी, आई एम श्योर जी। अब आगे हम इसको डिवाइड करते हैं इसके बेस पर कि वो राशि अग्नि है, पृथ्वी है, जल है या वायु है। जी। जो 159 राशियां हैं अग्नि राशियां हैं। तो इसमें अगर कुछ अफ्लिक्शन हो रही है तो वो मैंने पहले बोला था कि आपको उसको राशि को बचाना है या प्लैनेट को बचाना है। हाँ। पर अग्नि तत्व राशियों का जो सोल्यूशन होता है वो अग्नि से होता है, मतलब कि जोत जगाना, दिया जगाना, हवन करना, और अग्नि के गुण धर्म से होता है। अग्नि चार्ज लेती है जी। अग्नि हमें दिशा दिखाती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी देती है। सो इफ 159 these राशि और एलिमेंट इज गेटिंग अफ्लिक्टेड, सो टेक चार्ज ऑफ द सिचुएशन। ओके। आप जितने रिस्पॉन्सिबल बनेंगे उतनी जल्दी प्रॉब्लम से बाहर निकलेंगे। ओके। फिर आती है हमारी 2, 6, 10 राशियां। ये अर्थ एलिमेंट है। जैसे धातु को हमने जोड़ा था वैसे हम अर्थ को जोड़ रहे हैं। ठीक है। और इसमें हम ज्यादातर रेमेडीज प्रसाद से रिलेटेड हो सकती है, पृथ्वी से रिलेटेड। फिर एक और अर्थ का काम करने का तरीका क्या होता है कि जमीनी काम करना, टारगेट सेट करना। ठीक है। तो अर्थ में प्रॉब्लम आना तो हम उनको बोल देंगे कि आप फोकस रख के काम करिए, अपना एक टारगेट, अपना एक माइंडसेट बना लीजिए कि मुझे ये करना ही करना है। ठीक है। अब ऐसे करेंगे तो आप प्रॉब्लम से जल्दी बाहर निकलेंगे। फिर आती है वायु राशियां 3, 7, 11। वायु में अगर मैं पूजा से जोड़ूं तो वो उसमें हम धूप यूज कर सकते हैं, अगरबत्ती जलाना। हाँ। और मंत्रा हमारे सभी वायु राशियों में आते हैं। इवन फूल को अर्पित करना भी, फूल की सुगंधी को हम वायु से जोड़ के कि वो सुगंधी हम जब फ्रेग्रेंस को, जी वो भी वायु में आते हैं। मंत्रा सबसे ज्यादा इफेक्टिव होंगे अगर वो 3, 7, 11 में किए जाते हैं। अब मैं इसको एलिमेंट से जोड़ के आपको धातु, मूला, जीवा से जोड़ के आगे बताती हूँ मैं आपको कि कैसे आपने 2 चीजों को मर्ज करके रेमेडी बनानी है। ठीक है। फिर आता है हमारा एयर के बाद आता है हमारा ये वाटर। ठीक है। तो वाटर में अगर आपका वाटर में बैठा प्लैनेट, वाटर में जो राशियां पड़ रही हैं आपके कारक भावों में पड़ रही हैं, तो आपको वाटर को मंत्रा से चार्ज करके पीना चाहिए। ठीक है। ठीक है। और अगर वो एफ्लिक्टेड हो रही है तो फिर जलाभिषेक करना शिव मंदिर में जाके। वैसे बहुत साइंटिफिकली ये साइंटिफिकली प्रूवन फैक्ट है कि वाटर मॉलिक्यूल्स में मेमोरी होते हैं, और आप पानी के ग्लास में आप कुछ भी बोल के अगर आप उसको पीते हैं कि आई एम लकी, आई एम हेल्दी, तो आप ये पॉजिटिव एफर्मेशन को अगर आप कुछ बार आप बोल के आप इस पानी को पीते हैं तो वो मॉलिक्यूल याद कर लेता है और वो उसी तरह से काम करता है। जैसे ज्योति जी ने बताया, आप सन थेरेपी, कलर थेरेपी आप सुनते होंगे, कलर्ड ग्लास में आप पानी रखिए और सूर्य की रोशनी में उन्हें आप 6-8 घंटे के लिए आप रख दीजिए, ऑरेंज कलर का ग्लास का, ग्रीन कलर का, ब्लू कलर का, और उसके बाद आप उसका सेवन कीजिए तो ये बहुत ही इफेक्टिव रेमेडी होती है। आप 10-10 उंगलियों में जो रत्न पहनेंगे उससे कहीं ज्यादा कारगर। जी राइट। मैं पृथ्वी और अग्नि की नेचर के बारे में बात कर रही थी, तो मैं वायु और जल की नेचर के बारे में बोलती हूँ। जो वायु है थोड़ा लॉजिकल होती है। जी। अब अगर मेरे पास ज्यादा वायु इम्पेक्टेड पर्सन आए हैं, क्योंकि हम उनका चार्ट देख के, उनकी एज देख के, बिहेवियर देख के भी रेमेडी बोलते हैं। अगर कोई स्कूल गोइंग बच्चा आया है, कोई ऐसा आदमी है जो सारा दिन काम में, आप उनको मंत्र बोलेंगे तो वो नहीं कर सकते। और नहीं मैं उसको 5 लाख की अंगूठी सजेस्ट कर सकती हूँ। बच्चा स्कूल में खो गया, वो अंगूठी उससे गिर गई, खो गई, और आजकल स्कूल कॉलेजों में तो अलाउ भी नहीं करते हैं। जी। तो जो वायु होती है वो बहुत लॉजिकल और एनालिटिकल होती है। जी। अगर आप ऐसे लोगों से लॉजिकली बात करोगे, मतलब कि जैसे बोलते हैं ना कि 2 टुक बात करना, कि आपके साथ में ये है, आपको ये फेस करना पड़ेगा, वो ज्यादा इस बात को अप्रिशिएट करते हैं एज कम्पेयर टू वाटर एलिमेंट। वाटर एलिमेंट में थोड़े इमोशनल होते हैं, तो आपको उनको कितना कहना है, कहाँ रुकना है, शुगर कोट करके, तो वो आपको देखना पड़ेगा। ठीक है। ये तो है ही। जैसे लग्न देखकर हम लोग बात करते हैं अपने क्लाइंट से। जी। मैं आपको बताती हूँ, एक बार मेरे पास एक चार्ट था, राइजिंग फायर था, लग्नेश फायर साइन में 9th हाउस में था, और मल्टीपल फायर इम्पैक्ट मुझे नजर आ रहा था, और वो सरदार जी थे। तो मुझे समझ में आ गया था कि इफ आई से समथिंग इधर उधर तो
he is going to आपके दुकान की शटर डाउन कर देंगे। तो आफ्टर लाइक वी स्पोक फॉर हाफ एन आवर, और जब कंसल्टेशन पूरी हुई तो उन्होंने मुझे बताया कि पता है मेरा ज्यादा विश्वास तो पहले नहीं था, बट व्हाट यू आर सेइंग इज मेकिंग सेंस टू मी। तो अग्नि वालों को आपको इज्जत देनी पड़ती है, उनको बताना पड़ता है कि हाउ इम्पोर्टेंट यू आर, दैट्स व्हाट अग्नि वांट्स। एंड देन ही सेड कि मेरा रिलेशनशिप था एक लड़की के साथ, एंड माय मदर शोड हर चार्ट टू समबडी, एंड पंडित जी सेड कि नहीं इधर तो नहीं होगा। और वो जब पंडित नीचे गया, मैंने पीछे बैट उठा के मैं उसके पीछे भागा, मैंने कहा गॉड। आपको भी मैसेज मिल गया होगा। आपके पीछे तो नहीं भागा बंदा बैट उठा के। So I'm just saying that आपको चार्ट से ये समझना होता है that how much to talk and what to say to that person and how far one should go, this far and no further। जी। अब जैसे वाटर एलिमेंट्स होते हैं या वाटर में कोई प्रॉब्लम है, वहां पर आप उनको यू हैंडल देम विद केयर, ठीक है। आप इमोशनली बात करेंगे, इफ्स एंड बट्स लगाएंगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अच्छा, हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। देखिए अगर आप ऐसे करते हैं, लेकिन इसमें क्या है कि इफ इट इज पॉसिबल टू यू, मैटर ऑफ टाइम एंड एवरीथिंग विल बी फाइन, तो वो ऐसे वर्ड से ज्यादा खुश होते हैं जी, एज कम्पेयर टू स्ट्रेट फॉरवर्ड वर्ड्स जो हमें वायु में नजर आते हैं। देख ले 5 साल तक तो कुछ नहीं होने वाला। You take your call, why don't you think of something else? तो आपके वर्ड्स डिफरेंट हो जाते हैं, बिल्कुल। और पृथ्वी में आपको उनका टारगेट सेट करवाना पड़ता है जी, that why don't you think of your work right now? You know once your work is sorted, you will get married automatically. Okay, that way prithvi means what am I accumulating, मैं कितना पाया है। जी, सब कुछ बिल्कुल बहुत सहज शब्दों में बता रही हैं आप ज्योति जी। अब जैसे आगे डिवाइड करते हैं, आपने सुना होगा कि जो राशियां होती है वो डे स्ट्रॉन्ग नाइट स्ट्रॉन्ग होती है, जैसे प्लैनेट्स भी होते हैं जी। तो जो डे स्ट्रॉन्ग राशियां कौन सी होती हैं, बहुत इजी है याद करना। हर प्लैनेट की पहली राशि नाइट स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। दूसरी राशि मतलब कि एरीज, मंगल के लिए एरीज होगी नाइट स्ट्रॉन्ग, और स्कॉर्पियो होगी हमारी डे स्ट्रॉन्ग। अब जुपिटर के लिए सैजिटेरियस नाइट स्ट्रॉन्ग, पाइसेस डे स्ट्रॉन्ग। जी, ऐसे हम इसको लेंगे। प्रॉब्लम आती है सन और मून की राशियों में, क्योंकि उनकी तो एक ही है। इसमें बहुत सिंपल है, जो चंद्रमा है वो नाइट स्ट्रॉन्ग है और जो सूर्य है वो डे स्ट्रॉन्ग है। आप याद रखिए, चंद्रमा रात में आते हैं तो वो नाइट स्ट्रॉन्ग, और सूर्य दिन में आते हैं तो वो डे स्ट्रॉन्ग। जी। अब मैं इसका करूं क्या? आपने सुना होगा, लोग पूछते हैं ये रेमेडी कौन से टाइम पे करनी है, सुबह करनी है, सुबह मंदिर जाएं या शाम को जाएं? शाम को जाएं या शाम को। डे स्ट्रॉन्ग है, डे स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स आपको बार बार मिल रहे हैं तो सुबह जाइए, रात की राशि है तो शाम को जाइए। और इसका एक और मेथड होता है, ये तो बहुत ही अच्छी बात बताई आपने। एक होता है कि आप जिस प्लैनेट की रेमेडी कर रहे हैं तो दिन में उनका 2 बार होरा आएगा ही जी, उस होरा में भी आप कर सकते हैं। जिस दिन, जो दिन आप सूर्योदय होता है वो उस दिन के प्लैनेट के होरा से शुरुआत सूर्योदय की होती है जी। आप शनिवार है तो सूर्योदय के 1 घंटे बाद तक शनि का होरा, और शनि के बाद फिर बुध का, फिर बुध के बाद ऐसे चलता है जी। राइट। वो और अगर संडे को करनी है आपने, आप सुबह सुबह नहीं कर पा रहे हो तो दोबारा जब भी जब सन का हो रहा है तो आप वो कर सकते हैं। और स्पेशली जैसे ये रेमेडीज है कि मैं जब अग्नि की बात कर रही थी, मैंने आपको बोला था वो दिशा दिखाती है जी। सो अगर आप दिशाहीन फील करें इन जनरल, आपको नहीं पता लग रहा है कि वेयर डू आई हेड इन माय लाइफ, तो आपको जोत जगानी चाहिए। वो आपकी सूर्य मंगल कारक है, डजंट मेक एनी डिफरेंस। तो आप जिस दिन पैदा हुए हो, जैसे बुधवार को पैदा हुए हो, तो आप बुध के होरा में आप अग्नि जलाइए, जोत जगाइए, उससे आपको डायरेक्शन एंड पर्पस ऑफ योर लाइफ पता चलेगा, जरूर मिलेगा। ये हमने पिछले वीडियो में भी बात किया है। अगर आप इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो हमने रेमेडीज की सीरीज में ये तीसरी वीडियो है। मैं बाकी दोनों वीडियोस के भी लिंक को अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, आप बाकी दोनों वीडियोस भी जरूर देखिए। बहुत ही ज्ञानवर्धक चर्चा हो रही है जी। आगे हम चलते हैं कि हर राशि, जैसे आप लोशो ग्रिड अगर जानते हैं तो उसमें प्लेन्स होते हैं, मेंटल प्लेन, फिजिकल प्लेन, इमोशनल प्लेन, ये राशियों में भी प्लेन्स होते हैं। ओके। जैसे 1, 4, 7, 10 है, ये हमारा फिजिकल प्लेन है जी। तो उसकी कोई जो रेमेडी करनी है आपको इन पर्सन करनी है, जैसे अपनी बॉडी को यूटिलाइज करना, वो फिजिकल प्लेन है। फिर आता है मेंटल। बॉडी को यूटिलाइज करना मतलब आप
थोड़ा उदाहरण से समझा दीजिए। जैसे छठा भाव सेवा का होता है। हाँ। और अगर उसमें 1 4 7 10 में कुछ है तो फिजिकली किसी की सेवा करना। ओके। जैसे उधर सन इफ्लिक्ट कर रहा है तो अब वो पिता का कारक है। मैंने बोला था कि हर प्लैनेट किसी लिविंग बीइंग को दिखाता है, तो वो किसी प्लेस को दिखाता है। तो इन पर्सन जब आप फादर की सेवा करेंगे तो वो आपने उसका प्लेन यूज किया, आपने भाव यूज किया, आपने सन के एलिमेंट को भी यूज किया। फादर का चरण स्पर्श करना। जी। Whenever father needs you, you should be there. और अगर फादर नहीं है आपके जीवित इस दुनिया में, तो पिता तुल्य जो व्यक्ति हैं समाज के, जो आपके फादर के एज के लोग हैं, उनको भी आप उसी तरह से पुत्रवत सेवा कीजिए, तो ये बहुत ही एक इफेक्टिव रेमेडी होती है। जी। जितने भी मूल राशियां हैं 2 5 8 11 वो मेंटल प्लेन दिखाती है। जी। यहाँ पर कोई अफ्लिक्शन होना, इसमें आप भाव जोड़ सकते हो। जैसे टॉरस का पंचम भाव में आना वो मंत्र को दिखाता है, पंचम भाव मंत्र साधना को दिखाता है। और मैं बोल रही हूँ कि अब टॉरस मूल को भी दिखा रहा है, टॉरस मेरे मेंटल प्लेन को भी दिखा रहा है। तो यहाँ पर मुझे मेंटली कुछ करना है। मे बी आई कैन हेल्प समवन विद माय नॉलेज। ठीक है, आई कैन गाइड समवन, आई कैन डू सम मंत्र साधना। जी, जिसमें मैं फिजिकल बॉडी नहीं, मेंटली इन्वॉल्व। मेंटल, हाँ, ठीक है। आपको ऐसे इनको यूज करना है। फिर जितने भी हमारे जीव राशियां हैं 3 6 9 12 ये हमारे स्पिरिचुअल प्लेन पे आती हैं। और 9 और 12 आपको वैसे भी पता है कि बृहस्पति इनके रूलर है। वो स्पिरिचुअली ज्यादा डोनेशन, गिविंग अवे, इन सब के बारे में ज्यादा बात करते हैं। लाइफ आफ्टर डेथ, व्हाट एम आई गेटिंग आउट ऑफ इट, लुकिंग एट द बिगर पिक्चर, ये सब। ओके। तो चैरिटी डोनेशन ये इस कैटेगरी में। और चैरिटी डोनेशन 4 8 12 भाव में। अब भाव बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे कि आपको ये जानना है कि ये जो राशि है या ये जो भाव है मेरे काल पुरुष की कुंडली में कहाँ है। हाँ, फिर उसको आप माइंड में रखिए। हाँ, वो हमेशा याद रखना है, काल पुरुष कभी नहीं भूलना है। 1 5 9 मेरा धर्म त्रिकोण है, यहाँ से जुड़ी राशियां, भाव मुझे धर्मा के साथ सॉर्ट आउट करने हैं। 2 6 10 मेरा आर्था त्रिकोण है, पैसे दे के कुछ क्रिस्टल खरीद के, यंत्र खरीद के, क्योंकि इसमें पृथ्वी आ रही है, किसी पंडित जी से पूजा करवा। यहाँ पर मैं एक जो दर्शकों को एक कंफ्यूजन होगा ज्योति जी, कि अगर मैं काल पुरुष के आर्था त्रिकोण को देखूं और मेरी कुंडली का जो भी आर्था त्रिकोण है उसको देखूं, तो वो फिर 6 हाउसेस अगर अलग अलग हो जाते हैं, तो कैसे इसको हम लोगों को एक में समाहित करना है? अब जैसे धनु राशि 4th में आ गई, ठीक है, मेरे धर्मा त्रिकोण की राशि आ गई। हाँ। पर उधर मोक्ष त्रिकोण का भाव जुड़ रहा है। हाँ। मदर भी है वहां पर। हाँ। और अब मुझे कुछ कॉमन निकालना है इसमें जी। मैं धनु से भी गुरु की, गिविंग अवे की, गाइडेंस, स्पिरिचुअल प्लेन की बातें कर रही हूँ। मैं 4th से भी चैरिटी डोनेशन की बातें कर रही हूँ। तो मुझे कुछ तो कॉमन मिलेगा ना वहां पर। और मुझे 4th में अब अफ्लिक्शन हो रही है या 4th में बैठा प्लैनेट अफ्लिक्टेड हो रहा है, रिलेटेड टू दैट अब मैं कोई रेमेडी निकालूंगी। बहुत बढ़िया, ठीक है। बहुत अब मुझे अगर मेरा 4th हाउस अफ्लिक्टेड हो रहा है, मतलब मुझे पता है कि मेरी धनु अग्नि राशि वहां पर है, तो मुझे अग्नि प्रज्वलित करनी है। ओके। ऐसा नहीं सोचना है कि हमारी कुंडली में 4th हाउस जो है, और 4th हाउस को हम जलीय राशि से जोड़ के, शुक्र और चंद्रमा से जोड़ के देखते हैं। कहा जाता है कि 4th हाउस में अगर जल तत्व की राशि या जल तत्व के प्लैनेट हैं तो हमारा सुख, जो ये सुख भाव है, वो उसका अच्छा रिजल्ट मिलता है। तो ये नहीं सोचना है आपको, इस दुविधा में आप मत रखिएगा। जब आप रेमेडीज कर रहे हैं तो वहां अगर अग्नि त्रिकोण की राशि या प्लैनेट है तो आपको हवन करना ही है। अग्नि से संबंधित जो रेमेडीज ज्योति जी बता रही हैं उसी को करना है जी। अब प्रोवाइडेड अगर आपको उसको नलिफाई करना है, आपको पता है कि ये सन या मंगल जो अग्नि प्लैनेट आया है वो मुझे मेरे घर से दूर कर रहा है, वो वहां पर ईगो बैटल्स क्लेश दे रहा है, तो आपको जल और डोनेशन वाली रेमेडी करनी है। ओके। फिर आपको सन के आर्टिकल, मंगल के आर्टिकल, अगर वो अकारक है वो सब कुछ डोनेट करना डिपेंडिंग अपॉन द एलिमेंट ना। बिल्कुल, डिपेंडिंग अपॉन योर प्रॉब्लम, द नेचर ऑफ प्रॉब्लम। देखो अगर मूल आया है
तो मैं उनके पेड़ों को डोनेट करूंगी, उनके ग्रेन्स को डोनेट करूंगी जी। धातु आया तो उनके यंत्रों को डोनेट करूंगी। बिल्कुल। जैसे आपने सुना होगा कि लेडीज लक्ष्मी माता का फास्ट करती हैं और लक्ष्मी जी की यंत्रा देती हैं जी। अगर उसमें मुझे 12th जुड़ रहा है, धातु जुड़ रहा है, वीनस जुड़ रहा है, तो मैं क्यों नहीं ऐसे करूँ। बिल्कुल बिल्कुल। तो ज्योति जी, जैसे जड़ की हम अग्नि को जो संविधा हम जो हवन में देते हैं, उसमें 9 ग्रह पे 9 पेड़ की लकड़ी, बार या उसका रूट्स वो रहता है, तो इसको हम कैसे जोड़ेंगे आपके फायर एलिमेंट को मैं आपके मूल से जोड़ रही हूँ जी, ऐसे जोड़ेंगे। हाँ, आप सही पकड़ रही हैं। हाँ। आपकी संगत का असर है। हिना जी, मुझे लग रहा है कि मैंने बहुत सारी बातें बोलती हूँ, मैं फिर से एक बार जोड़ के आपको बताती हूँ कि रेमेडीज कैसे ड्राइव होती हैं। क्विक रिकैप दे दीजिए ज्योति जी। 3 राशियां लेते हैं, 3, 7, 11। ठीक है। तीनों वायु तत्व राशियां हैं, लेकिन जो 3 है आपको पता है वो जीव राशि है, फिर वो मंत्रा से रिलेटेड राशि है जी। आपने कभी सुना होगा, आप इसमें भाव भी ऐड कर देते हैं कि पंचम भाव जुड़ गए। पंचम भाव मंत्रा का है, वायु भी मंत्रा को दिखाती है, जीव को दिखा रही है। अब मैं क्या करूं, भाव भी वो जुड़ रहा है। आपने सुना होगा कभी कभी लोग कहते हैं कि जब से मैंने ये टैटू या ये मंत्र अपनी बॉडी पर लिखवाया तब से मेरी लाइफ चेंज होने लग गई। बहुत बड़ी बात है जी जी। So if you're getting 5th house of mantra, you're getting Gemini, you're getting these elements in continuity। तो अपनी बॉडी पर मंत्रा लिखवाई, और स्पेशली आर्द्रा नक्षत्र वालों को लिखवाना चाहिए, बिकॉज आर्द्रा इज टीयर ड्रॉप। So if they feel that pain, they go through it, they start feeling better। ओके, वो टैटू तो जब आप इंक करवाएंगे तो पेन तो होगा ही। बहुत बढ़िया। अब जब 7 नंबर की राशि है, हमें पता है वो धातु राशि है, पर वो वायु भी है, और उसमें मंत्र ऑब्वियसली आ रहा है, सभी वायु राशियों में आता है। अब ऐसे करते हैं, मुझे मंत्रा लिखवाना है, मुझे धातु भी चाहिए। आप कभी बुद्धा मंदिर गए होंगे तो आपको उधर ना वो पीपल का पत्ता, वो एक कॉपर के पेड़ पर उस पर बना होता है, लीफ पर बना होता है, मेटल का बना होता है। तो उस पर अगर आप मंत्रा लिखते हैं, वो लिख के अगर आप चढ़ाते हैं, अपनी इच्छा लिख के देते हैं, तो वो आपकी बहुत जल्दी पूरी होगी, क्योंकि आपने धातु और मंत्रा दोनों को यूज किया है। ठीक है जी। ऐसे ही अगर मेरे पास एक्वेरियस है, वो वायु है, वो मूल है, और वो मंत्रा भी है। ठीक है। तो मुझे क्या करना है, आपने सुना होगा कि पत्ते पर राम राम लिख के हनुमान जी को चढ़ाइए, तो वो श्री राम ऑरेंज कलर के सिंदूर से लिख के या कुमकुम से लिख के आप पत्ते का माला बना के आप अपने दुर्गा माता का भी सुना होगा। ये जो रेमेडीज होती हैं वो फिर एक्वेरियस में काम करने लग जाती है। ओके, पर इसमें वायु एलिमेंट कैसे आपने? मंत्रा। ओके जी। तो मैंने तीनों के लिए मंत्रा यूज किया है। एक में बॉडी ली है, एक में मेटल लिया है, और एक में मूल लिया, प्लांट्स लिया। जी जी। तो दिस इज हाउ यू आर कंबाइनिंग। अच्छा, अभी एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे ये लीब्रा वाला मैं जो बोल रही हूँ, अभी लीब्रा अगर 12th में जाता है तो उसमें डोनेशन हो रही है। तो डोनेटिंग एनी एलिमेंट, जैसे लक्ष्मी यंत्र को देना, उस प्लेनेट के यंत्रों को मंदिरों में दान करना, ठीक है, वो एक इफेक्टिव वे हो सकता है। बहुत अच्छी बात बताई आपने। अब आप यही एक्वेरियस को आप 4 में ले लीजिए या 8 में ले लीजिए कि मुझे डोनेट करना है, तो फ्रूट्स को डोनेट करना रिलेटेड टू दैट। जैसे मंगल अगर सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाता है, जितने भी लोग यूनिफॉर्म पहनते हैं उनको दिखाता है, तो उनको फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, लाल फ्रूट्स मंगल के, अनार या एप्पल आप जी। ओके। तो मैं आपको ये बोल रही हूँ कि उस प्लैनेट का आप पर्सन यूज कर सकते हैं, प्लेस यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं जी। सो योर माइंड विल स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट बेसिस। और सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि क्लाइंट आपको बोल क्या से आपको पता चलेगा कि हाउ कैन यू हेल्प। बहुत अच्छी जानकारी दी ज्योति जी, आपका हृदय से धन्यवाद है। आप इसी तरह मेरे चैनल पे आते रहें और दर्शकों का ज्ञान वर्धन करते रहें। आपसे बातें करके बहुत अच्छा लगा। जल्दी एक नई वीडियो में आपसे भेंट होगी, तब तक अपना ध्यान रखिए। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू हिना जी।